हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन, जी हाँ, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपकी जानकारी के लिहाज से भी बात करें तो बहुत जरूरी है। ये चैप्टर हमें बताएगा कि हमारा वो सिविलाइजेशन जिसके बारे में शायद हम अगर ये खोजें नहीं हुई होती तो हम कभी सोचते भी नहीं। ये वह सिविलाइजेशन है जो आज से 7,000 साल पहले, 5,000 साल पहले यहाँ पर फ्लरिश था। हमें यहाँ पर जो सबसे पुरानी चीजें मिलती हैं वो लगभग जो है 5 से 6,000 साल पुरानी मिलती हैं। जान के हैरानी होगी इस चैप्टर में जब आप ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे, ऐसी ऐसी कलाकृतियों के बारे में जानेंगे जो उस समय पर बनी थी, जिसके बारे में आज के समय पर अगर हम अनुमान भी लगाएं तो असंभव सा प्रतीत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे इस एज को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखिए, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्टोन एज सिविलाइजेशन शुरू होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस समय मानव ने पत्थरों से अपने काम काज को करने की शुरुआत की थी उसे स्टोन एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसके लिए टर्म यूज होती है पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक और उसके बाद नियोलिथिक। इसके बाद धीरे धीरे करके कॉपर की भी खोज हो जाती है। तो जब कॉपर और स्टोन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाने लगा तो इस पीरियड को नाम दिया गया कैल्कोलिथिक पीरियड। और आगे आने वाले समय पर जब मानव के द्वारा टिन और जिंक का भी आविष्कार हो गया तो हमने क्या किया, हमने कॉपर में टिन और जिंक को मिलाया और उसके बाद ब्रॉन्ज तैयार हुआ। ब्रॉन्ज जो है वो पहले के कॉपर या टिन या जिंक के मुकाबले कुछ मजबूत होता है। तो इस समय पर लोगों में एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, सिविलाइजेशन में एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, जिससे नई नई वस्तुएं बनने लगी और इस फेज को नाम दिया गया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, because this was the period when human, they learned how to mix up copper with tin or zinc to prepare और manufacture bronze। ब्रॉन्ज के बहुत सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल इस फेज में किया जाने लगा, इसलिए हमने उसको नाम दिया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। लगभग इसी दौरान की कुछ और सिविलाइजेशन दुनिया भर में खोजी गई हैं, जिनमें से 4 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में हम इनको एंशियंट सिविलाइजेशन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि आज के प्रेजेंट इंडिया और पाकिस्तान के क्षेत्र में इसकी बहुत सारी साइट्स खोजी गई हैं। दूसरी सिविलाइजेशन की बात करें तो वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये रिवर यूफ्रेट और रिवर टिग्रिस के एरिया में, उसके क्षेत्र में पाई जाने वाली सिविलाइजेशन है, जिसको नाम दिया गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगली सिविलाइजेशन है हमारी चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन भी एक एंशियंट सिविलाइजेशन है जो रिवर वांग हो और यांग्स रिवर के आसपास के क्षेत्र में इनकी साइटें खोजी गई हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन रिवर नाइल के आसपास के क्षेत्र में है और इजिप्ट के क्षेत्र में होने की वजह से इसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप उसका आंसर चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बताना है कि विच सिविलाइजेशन इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। तब तक हम अगली स्लाइड को पढ़ते हैं। आप जब उसका आंसर जान पाए, आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, नहीं आता हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसी जगह पर रिप्लाई दूंगा। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है सोर्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स मिले इस सिविलाइजेशन के खुदाई करते समय, सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में, तो हमें उनसे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं द ग्रेट बाथ। तो जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है,
ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं द ग्रेट बाथ। ये इस तरह का स्विमिंग पूल लाइक का स्ट्रक्चर, ये आज से यकीन नहीं मानेंगे 5000 साल पहले का बना हुआ स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है? ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसकी बनावट से, इसमें बनाने वाले जिन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ब्रिक्स है, जिप्सम है, मोटार है, उससे हमें पता लगता है कि उस समय के लोग कितने ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये इसकी डायमेंशंस लिखी हुई है जो लगभग हमने मीटर और फीट में ट्रांसफॉर्म कर रखी है। तो इसकी लेंथ जो है वो लगभग 12 मीटर की है। अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो 7 मीटर, और ये डेप्थ की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है 2.4 मीटर के आसपास की इसकी डेप्थ है। ग्रेट बाथ, ये एक बड़ी बिल्डिंग पाई गई है यहाँ पर, जो कि सिटाडेल में है। सिटाडेल मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा क्या होता है। और ये कहाँ पे खोजी गई है? तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हम यूं कहें हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्षेत्र में एक शहर है जिसका नाम है मोहनजोदारो, जिसे हम इस सिविलाइजेशन की कैपिटल भी मानते हैं। तो मोहनजोदारो जो शहर है वहां पर ये ग्रेट बाथ की खोज की गई है। ग्रेट बाथ के बारे में आप देखेंगे अगले पॉइंट में क्या लिखा है। इट हैज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, जैसा मैंने आपको बताया था, एंड कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर। ये क्या है? ये जो आसपास का इस साइड का और इस साइड का जो एरिया है, इसे जो है हम कॉरिडोर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में लोग बैठते होंगे। हम ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर कमरे भी हुआ करते थे जिसका इस्तेमाल रेस्ट रूम के रूप में या फिर चेंजिंग रूम के रूप में किया जाता होगा। देयर आर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स। फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स मीन्स जैसे यहां से आप देख रहे हैं उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, राइट। तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पूल के अंदर, इस टैंक के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, देन टू मेक द पूल वाटर टाइट। वाटर टाइट मीन्स जैसे इसमें पानी भरा तो पानी बाहर ना निकले, तो पूल को वाटर टाइट बनाने के लिए इसमें बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, मोटार का इस्तेमाल किया गया जिसमें बिटुमन और जिप्सम को मिलाया गया। इस तरह से इस कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा किया गया। यहाँ पर इस टैंक का इस्तेमाल जो है वो बाथिंग पर्पस से भी किया जाता था, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर रूम्स भी बने थे जैसा मैंने अभी आपको बताया। सराउंडिंग द बाथ देयर वर पोर्टिकोस एंड सेट्स ऑफ रूम्स एंड स्टेयरवेज विच लीड टू एन अपर स्टोरी। अगर उसके जो डबल स्टोरी थी या ऊपर की मंजिल में या और ऊपर की जगह पर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां वगैरह बनी मिलती हैं। ठीक है, हमारे हिस्टोरियंस इस बात पर भी एक कंक्लूजन देते हैं कि इस टैंक का इस्तेमाल कुछ रिचुअल पर्पस पे भी किया जाता रहा होगा। रिचुअल पर्पस का मतलब क्या हुआ कि ये धार्मिक रूप से एक सेक्रेड प्लेस रहा करता होगा जहां पर लोग पूजा पाठ के लिए आते होंगे, और ये एक कस्टम रहा होगा इस तरह से पानी में रह करके पूजा करने का। जैसे कि मैं आपको एक, हमारे इंडिया के अंदर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे कहते हैं छठ पूजा। छठ पूजा को मनाने का भी जो स्टाइल है, कस्टम है, वो यही है कि पानी में खड़े रह करके पूजा की जाती है। इस तरह का हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये इतना हो गया ग्रेट बाथ के बारे में। चलिए इसके बाद जो है हम आगे और बात करते हैं ग्रेट बाथ हमें किस किस तरह की जानकारियां दे रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट बाथ इंडिकेट दैट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग हैड रीच्ड द हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन। ठीक, यानी जिस तरह से इसको बनाया गया है, डेफिनेटली इट सजेस्ट दैट दे न्यू द आर्किटेक्चरल मेथोडोलॉजी, राइट। द मैसिव स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, जो हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रूलिंग क्लास जरूर रही होगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, काफी सारे लेबर लगे होंगे इसको करने के लिए। यहाँ पे टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाते होंगे, इसका मतलब है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, राइट। देन इसके बाद द डिजाइन ऑफ ग्रेट बाथ पोर्ट्रेस द एफिशिएंट प्लानिंग इन द स्ट्रक्चरल फीचर्स रिलेटिंग टू द वाटर सप्लाई। देखिए इसमें क्या है कि पानी जो भरा जाता था फिर वो गंदा भी होगा, उसको बाहर भी निकाला जाएगा, और जब उसे बाहर निकालते थे तो उसका प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल था। ये जान के बड़ी हैरानी होती कि उसका प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल था।
अभी प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल से हम क्या समझेंगे कि इस पानी को निकालने के बाद में उस पानी को इस तरह से ड्रेन से दूर तक ले जाते थे और बाद में एग्रीकल्चर पर्पस में भी उसका इस्तेमाल हो जाता था। आप सोच के देखिए क्या गजब की प्लानिंग थी इन लोगों की उस जमाने में, जहां हम आज भी ये इतना प्लान करने में जो है पसीने छूट जाते हैं, उस जमाने में क्या गजब की प्लानिंग की होगी। ठीक है। Some scholars they agreed that the Great Bath might have been used for religious purposes. This indicate that importance reached to some ceremonial bathing. जैसा अभी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ये सेरेमोनियल बाथ के रूप में इस्तेमाल करते होंगे किसी न किसी रिचुअल पर्पस पे। A lot of planning must have been made to construct such a huge structure. This is indicated by the use of bricks, weather sun dried bricks. वेदर सन ड्राइड ब्रिक्स का मतलब ये हुआ कि वो ब्रिक्स जो सूरज की रोशनी में, सूरज की गर्मी में ही सुखाई जाती है, और जो हमारी बेक्ड ब्रिक है उसका मतलब ये हुआ कि वो लकड़ियां जला करके, जैसे आज के समय पे ईंट के भट्टों में ईंटें जो है पकाई जाती है, उस समय लकड़ियां जला करके ईंटों को पकाया जाता था। ठीक है। तो इतनी गजब की प्लानिंग डेफिनेटली जो है इन लोगों द्वारा जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस जमाने के लोगों की। अब हमारा जो नेक्स्ट सोर्स है वो है सिटाडेल। अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिटाडेल के बारे में बताएंगे, तो ये वही जगह है जहां पे आप सिटाडेल समझेंगे। ठीक है। सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल होता है जैसे एक किले वाला एरिया होता है। क्या होता था राजा महाराजाओं के समय पर, एक किला जो है ऐसे ऊपर के एरिया में होता था, और फिर उसके बाद जो लोगों के रहने की जगह होती थी वो नीचे के एरिया में ऐसे करके लोग रहते थे। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग, जैसे इसमें भी आपको ग्रेट बात दिखाई दे रहा है और इधर ये हिस्सा ऊंचा होता चला जा रहा है, तो ये जो टीले वाला एरिया है इसको सिटाडेल बोलते थे। इससे जो है हमें ये समझ में आता है कि इस जमाने में लोग सिटाडेल वगैरह बनाते थे, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रूलिंग क्लास थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे पद के लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, वो सब सिटाडेल में रहा करते होंगे। तो सिटाडेल का मीनिंग क्या हुआ आप यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं। द रेस्ड एरिया ऑफ ईच सिटी वॉज कॉल्ड द सिटाडेल। इट ओड इट्स हाइट टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे करते करते, जैसे नहीं होता एक बार मकान बनाया फिर उसे तोड़ा टूटा, फिर वो ऊंचाई हो गई, या फिर पहले से हमने कच्ची ईंटों का एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर घर बनाए, ऐसे एक लंबा समय बीतने पर जो है वो जगह ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ऊंची होती चली जाती है। द सिटाडेल हैज हाउसेस ऑफ द रूलिंग क्लास। लगभग हम मान के चलते सिटाडेल में बड़े लोगों के घर होते थे, क्योंकि वहां पे घर भी बड़े मिले हैं, और पब्लिक बिल्डिंग्स भी सिटाडेल में ही हुआ करती थी, जैसे कि ग्रेट बाथ है, ग्रेनरी, असेंबली हॉल और डिफरेंट वर्कशॉप। राइट। तो ये सब सिटाडेल पे थे। ये सिटाडेल की अपनी इंपॉर्टेंस थी। सिटाडेल से भी हमें जो है बहुत सारी यूजफुल इंसाइट्स मिलती हैं। वो क्या है? पहली चीज देखिए, पहली चीज तो हमें ये पता चलती है, द सिटाडेल पॉइंट्स टू इलेबोरेट प्लानिंग दैट वेंट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। यानी सिटाडेल का जो प्लानिंग है, बनाने का तरीका है, उससे हमें ये समझ में आता है कि उनकी प्लानिंग मकान बनाने की, ड्रेनेज की, पानी कैसे बाहर निकाला जाए, गजब की उनकी जो है व्यवस्था हुआ करती थी। प्लानिंग जो है एकदम प्रॉपर जो है फुल प्लान सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया करते थे ये। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बिल्डिंग्स, हाउसेस एंड हाउसेस ऑफ रूलिंग क्लास इंडिकेट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिटाडेल होने से हमें एक ये भी आइडिया लगता है, क्योंकि हमें कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हम बहुत सारी चीजें जो है एज्यूम करते हैं जो सोर्सेस हमें वहां से मिले हैं। तो सिटाडेल भी हमें ये समझने में मदद कर रहा है कि यहाँ पे रूलिंग क्लास हुआ करती होगी, जो किले के रूप में, किले जैसी जगह पर या किले बना करके रहा करते थे। ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और यहाँ पे सोशल क्लासिफिकेशन को भी ये सजेस्ट करता है। सोशल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सोशल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो रेस्ड जगह पे रहते थे वो उस समाज के अपर क्लास के लोग थे, अमीर लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, और जो नीचे की जगह पे रहा करते होंगे वो उस समय के, उस समाज के जो है निम्न परिवार के लोग रहा करते होंगे। राइट। एंड देयर वर बिल्डिंग ऑन द सिटाडल प्रोबेबली मींट फॉर द पब्लिक पर्पसेस। और कुछ ऐसी बड़ी बिल्डिंग मिली जैसे ग्रेनरी है, ग्रेनरी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है जहां पे अनाज वगैरह रखा जाए। ग्रेट बाथ की बिल्डिंग जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब हमें ये सजेस्ट करते हैं कि ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स और ये
अगर हम कहें तो ग्रीनरी जहाँ अनाज रखा जाता है, बड़े बड़े घर, ये सब उन लोगों के हुआ करते थे जो सिटाडेल पे रहते हैं। और जो सिटाडेल पे रहते हैं डेफिनेटली इससे हम आइडिया लगाते हैं कि वो रूलिंग क्लास का हिस्सा हो सकते हैं या अमीर वर्ग का हिस्सा हो सकते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिस तरह से मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आपको बुक का पूरा कंटेंट मिल रहा है और यही वो राइट तरीका है जिससे आप पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह के शॉर्ट वीडियो से डायरेक्ट जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, उससे आपका कंटेंट कभी कवर नहीं होने वाला है। इस तरह से पढ़ने से जो है आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सील्स। सील्स क्या थी? सील्स एक हमें रेक्टेंगुलर, सर्कल, ओवल, सिलेंड्रिकल शेप में कुछ इस तरह की सील्स टाइप की चीजें मिली, जिसे मोहर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें मिली है, इनमें इनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उनमें कुछ एनिमल्स के फिगर हैं, कुछ प्लांट्स के हैं। तो हमें पता लगता है ये लोग इन इन जानवरों को उस समय जानते थे, इनका डोमेस्टिकेशन किया करते होंगे, किसी की पूजा करते होंगे। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमें सील्स से मिलती हैं। तो सील्स की अपनी यहाँ पे एक अलग इंपॉर्टेंस है। द सील्स यूज्ड बाय द हड़प्पन शो देयर आर्टिस्टिक स्किल। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सील्स अगर उन्हें बनानी आती है तो हम समझ सकते हैं कि हाउ आर्टिस्टिक दे वर एट दैट टाइम। राइट, इसके बाद में हमें लगभग जो है 2000 सील्स के आसपास अभी तक हम खोज चुके हैं। और इन सील्स पे जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और जो पिक्चर्स मिलती हैं, इंस्क्रिप्शन जो मिल रहे हैं वो तो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। कुछ गेसिंग की जा सकती है, अदरवाइज उन्हें हम परफेक्टली नहीं समझ पाए। और कुछ पिक्चर्स जो मिलती हैं वो हैं जैसे वन ऑन वुल्स, बफेलो, टाइगर, गॉट, एलिफेंट, राइनोसेरस। तो ये कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स इन सील्स पर डिपिक्टेड हैं, जिससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि ये सब जानवर इस समय के लोगों के द्वारा जाने जाते थे, इनका डोमेस्टिकेशन होता था या फिर इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, सील्स को बनाने के लिए टेरेकोटा का इस्तेमाल करते थे, स्टेटाइट का और एगेट का। इनके इस्तेमाल से जो है सील्स को कंप्लीट किया जाता था। राइट, फिर बात करते हैं, मोस्ट ऑफ दी सील्स आर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। कुछ जो है सर्कुलर भी होती थी और कुछ जैसा मैंने पहले बताया था सिलेंड्रिकल शेप की भी सील्स हमें मिली है। यानी कि कुछ इस तरह की भी सील्स जो है हमें यहाँ पर मिलती हैं सिलेंड्रिकल शेप में भी। ठीक है, चलिए और सील्स के बारे में जानते हैं। देखिए सील्स जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि स्क्रिप्ट के बारे में, ट्रेड के बारे में, रिलीजन के बारे में, बिलीफ्स के बारे में। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सील से मिलती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये सब कैसे मिलता है? तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो ये सील्स फर्स्ट नंबर पे दिख रही है, ये सील का नाम है पशुपति सील। ठीक है, ये पशुपति सील बीच में हमें इसमें अगर आप देखें, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, मैं एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक इमेज बीच में दिखाई दे रही है जिसके 3 मुंह हैं, एक फ्रंट में, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। ठीक है, और ऊपर जो है एक मुकुट पहना हुआ है जिसमें सींग है। ठीक है, ये जो सींग वाला जो मुकुट हमें दिखाई दे रहा है, ये मुकुट जो है दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति जो है कोई राजा टाइप का होगा। ठीक है, इसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई हैं और ये मेडिटेशन के शेप में है। ठीक, फिर इसके आसपास देखेंगे तो बहुत सारे, ऊपर की तरफ देखें तो ये कुछ लिखा हुआ जैसा है जो अभी तक हम समझ नहीं पाए। इधर पे देखें तो एक जो है इसके राइनोसोरस इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है और बफेलो या विसन इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें दिखेगा एलिफेंट और टाइगर। ठीक है, नीचे की तरफ देखें तो 2 डियर हैं और 2 पिकॉक हैं इसके पैर की तरफ। तो बहुत सारे पशु आसपास होने की वजह से हमारे हिस्टोरियंस ने इस सील में दिखाए गए व्यक्ति का जो नाम दिया है वो पशुपति दिया है। और पशुपति को जो है हमारे हिस्टोरियन ने लॉर्ड शिवा के रूप में कंसीडर किया। ठीक है, 3 फेस डाइटी है क्योंकि इसके 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली चौथा भी हो सकता है, पीछे की तरफ हाइड हो गया था क्योंकि 2 डायमेंशनल इमेज है, इसलिए हमें इसमें एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनासोरस ये एनिमल्स दिखाई देते हैं। 2 डियर्स हैं, 2 पिकॉक भी हैं इसमें। ठीक है, तो हमने सील्स में दर्शाए गए व्यक्ति को पशुपति नाम दिया, तो सील का नाम हो गया पशुपति सील। ठीक है, इस तरह से ये हमें जानकारी दे रही है। अगली सील को हम देखें तो ये एक सील है जिसमें ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये भी अभी हम पढ़ नहीं पाए, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ एक एनिमल दिख रहा है जिसका 1 ऑन है। ठीक है, 1 हॉर्न होने का मतलब क्या है? ये एक जो है
अगर हम देखें तो इमेजिनरी एनिमल के रूप में इसे जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है आज के समय पर भी इस जानवर को हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स मूवीज में देखा है और इन सील्स में भी मिला है। तो या तो जो है ये इनका मैथिकल बिलीफ्स था, ऐसा हो सकता है, या इस तरह का जो है घोड़ा उस समय मिलता भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हम स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, जिससे अभी हम 100% एक्यूरेसी के साथ इस किसी बात को प्रूफ कर सकें। तो ये सील्स से हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये दो सील्स जो हैं ये रिलीजियस पर्पस पे इनका इस्तेमाल होता होगा। इनको इनको जो है इनकी वर्शिपिंग की जाती होगी। ठीक है, इस तरह से सील्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम और सील्स के बारे में बात कर रहे हैं। सील्स जो है वो कमर्शियल पर्पस पे भी इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, एक तो वो रिलीजियस पर्पस हो गया, फिर कमर्शियल पर्पस पे। कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या हुआ कि ट्रेडर्स जो सील्स जिनकी होती थी, जैसे आज के समय पे स्टैंप्स, तो जो स्टैंप्स हैं वो स्टैंप्स हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जिससे पहचान होती है प्रोडक्ट किसका है, कुछ ना कुछ निशानी लगाते हैं ना। तो ऐसे ही ये लोग भी इन सील्स का इस्तेमाल किया करते होंगे उस जमाने में, जो इनकी पहचान होती होगी। किसी बैग को जो है ऊपर से क्ले लगाने के बाद में उस सील को ऊपर से लगा करके ये क्लियर हो जाता था कि जब तक वो पैकेट कहीं और पहुंचेगा और अगर वो सील नहीं टूटी होगी, क्ले में कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पैकेट जो है बिना किसी के द्वारा छेड़छाड़ किए, बिना उसमें से कुछ चोरी चकारी किए वो सीधा सीधा पहुंचा है। ऐसा भी इस्तेमाल सील्स को या सील्स का किया जाता था इस समय पर। ठीक है, इसके बाद सील्स वर फाउंड इन डिफरेंट रीजन। आप देखो, सील्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स है वो हमें इंडिया से बाहर के क्षेत्रों में मिली हैं। तो जहां जहां हमें वो सील्स मिली हैं, हम क्या मानेंगे, ये लोग वहां जाते होंगे, वहां के लोग यहाँ आते होंगे, यानी दोनों के बीच में ट्रेड भी होता होगा। ठीक है, इस तरह से सील्स जो है वो ट्रेड के रूप में भी इस्तेमाल की जाती होगी। राइट, सील्स का इस्तेमाल आई कार्ड के रूप में भी होता था। आई कार्ड के रूप में किस तरह से, हमारे जो हाथ है, बाजू, बाजू में जो है जैसे आज के समय में ताबीज बांधी जाती है, इस तरह से इसको बांधा जाता होगा और वो पहचान होती होगी किसी व्यक्ति के, कि वो व्यक्ति का कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में पद क्या है या उस व्यक्ति की पहचान किस रूप में है। तो वो आई कार्ड के रूप में भी काम किया करते होंगे ये सील्स। ठीक है, देखिए इतनी सारी इंपॉर्टेंस है सील्स के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ इमेजेस को लेकर के स्टेच्यूज के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, हमें यहाँ पे खुदाई करते समय मोहनजोदारो से एक स्टेच्यू मिली है, जिस स्टेच्यू का नाम हमने दिया बियर्डेड मैन। ओके, बियर्डेड मैन, ये मेडिटेशन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको जो है हम अगर एक और नाम दें तो हम इन्हें योगी का नाम भी दे सकते हैं या प्रीस्ट का नाम भी दे सकते हैं। स्टेच्यू कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से। राइट, स्टेच्यू हमें मोहनजोदारो से मिली है। जो चीज भी आपको समझना है, कुछ आपको लग रहा हो कि आपको और जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। इस स्टेच्यू को अगर हम देखें तो ये स्टेच्यू हमें देखो बताती है कि इस समय के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, क्योंकि इस स्टेच्यू में एक व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए हैं, उसने राइट हैंड के नीचे से शॉल ओढ़ी है और लेफ्ट हैंड के ऊपर से, यानी राइट हैंड को जो है फ्री रखा है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, और लेफ्ट हैंड के ऊपर से शॉल ओढ़ी है। इससे हमें पता लगता है कि इस समय पर इस तरह से लोग कपड़े पहना करते होंगे। ठीक है, मेडिटेशन पोजीशन में है ये, मेडिटेशन में होने की वजह से हम इसको योगी या प्रीस्ट भी कह सकते हैं। राइट, इस स्टेच्यू में जो है ऊपर एक कोकेड बना हुआ है, जैसे कि कोई राजा मुकुट पहनता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस समय के हो सकता है कि ये कोई राजघराने का व्यक्ति हो, या फिर प्रीस्ट ही, जो मंदिर का प्रीस्ट होता है, पुजारी, वही एडमिनिस्ट्रेशन संभालता हो। तो ये ऐसा भी हो सकता है। इसके चेहरे पे अगर हम दाढ़ी देखें तो ये प्रॉपरली ट्रिम्ड दाढ़ी है इसकी। तो ये दाढ़ी ये सजेस्ट करती है कि इस समय के लोगों को अपनी जो बियर्ड है उसको भी एक स्टाइलिश रूप देने का तरीका पता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें दर्शाती, हमें इस स्टेच्यू से पता लग रही है यहाँ के रहने वाले लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमने उस जमाने की हिस्ट्री को कंपाइल किया, समझा, और हम सभी लोगों के बीच में आज वो हिस्ट्री जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें जो है खुदाई करते समय मोहनजोदारो से ही एक मेटलिक स्टेच्यू मिली है। वो मेटलिक स्टेच्यू किसी है, नाम तो पता नहीं हमें, तो हमारे हिस्टोरियन ने उसको नाम दिया है डांसिंग गर्ल। क्या नाम दिया है, डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो जो डांसिंग गर्ल स्टेच्यू है वो आपको सामने दिख रही है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है।
डांसिंग गर्ल स्टेच्यू के ऊपर कोई कपड़ा नहीं दिखाया गया है और इसकी जो पोजीशन है यानी पोज जो हमें दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि ये डांस कर रही है, इसलिए स्टूडेंट्स ने इसका नाम डांसिंग गर्ल रख दिया। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर आपको आंसर पता है तो आप इस डांसिंग गर्ल स्टेच्यू की जो लेंथ है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए, तो मोहनजोदारो से ये पीस प्राप्त होती है, इसको मास्टर पीस बोलते हैं क्योंकि इससे अच्छी और कोई कलाकृति हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं मिलती है, या हम ये यूं कहें जितनी भी कलाकृतियां मिलती है उन सब में से ये बेहतरीन कलाकृति है। ठीक है, इट शोज हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मेटल को मेल्ट करके और स्टेच्यू बनाना, डेफिनेटली ये हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ही कहेंगे इसे। द फिगरीन शोज विगर, वेराइटी एंड इंजीनिटी। ठीक है, फिगर जो है हमें दिखा रही है एक ह्यूमन शेप को दर्शा रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली अपने आप में ये बेहतरीन अचीवमेंट है यहाँ के लोगों के द्वारा। इसके राइट आर्म की बात करें तो राइट आर्म जो है इसका रेस्टिंग पोजीशन पर है, हिप पर। ये वाला आर्म जो है इसका राइट आर्म है और ये अब उसके हिप पर रखा हुआ है। और अगर हम लेफ्ट आर्म की बात करें तो लेफ्ट आर्म ये हुआ और इस लेफ्ट आर्म में जो है इसने ढेर सारी बैंगल्स पहनी हुई है। ठीक है, इट होल्ड स्मॉल बाउल अगेंस्ट हर लेफ्ट लेग। इसके जो है ये लेफ्ट लेग के पास में इसके इस हाथ में एक छोटा सा बाउल भी है, कटोरा टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया डांसिंग गर्ल के बारे में। और भी कुछ चीजें अगर बात करें हम इसमें तो इसकी हाफ आईज ओपन है। इसके जो है सर के पीछे बालों का जो स्टाइल है वो बन बनाया हुआ है, जूड़ा बनाया हुआ है। ठीक, गले में एक नेकलेस भी है इसके। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आप इसके फीचर्स में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग समुद्र से ओवरसीज ट्रेड करना भी जानते थे। और ओवरसीज ट्रेड जो है कहां कहां तक करते थे, ये पूरा अरेबियन सी पार करके मेसोपोटामिया तक जो है ट्रेड किया करते थे, सुमेर तक ट्रेड किया करते थे। आप इमेजिन करके देखिए उस जमाने के लोग। अब ओशियन में, समुद्र में, अरेबियन सी में ये अपने शिप को कैसे लेकर के जाएंगे, इसके लिए इन्होंने इस तरह का एक डॉकयार्ड बना रखा था। ठीक है, ये इस तरह का डॉकयार्ड। इस डॉकयार्ड में इधर से जो है वाटर हाई टाइड पर अंदर आता था और लो टाइड पर जो है वापस चला जाता था। ठीक है, इससे वाटर जो है जब अंदर आएगा तो वाटर लेवल राइज करेगा और उसी के सहारे जो है शिप को ओशियन में छोड़ा जा सकता था और उसी के सहारे जो है शिप को ओशियन से डॉकयार्ड में लाया जाता था। ठीक है, क्या गजब की जो है हाइड्रोलिक प्लानिंग थी उस समय की। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डॉकयार्ड के बारे में जानते हैं। ये डॉकयार्ड हमें गुजरात की जगह है लोथल, लोथल से मिला है, इसको आप याद रखेंगे। दिस डॉकयार्ड इज बिलीव टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड, क्योंकि इससे पहले कहीं ऐसे उदाहरण नहीं मिले तो हम इसे दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मानेंगे। इट वॉज सराउंडेड बाय ए मैसिव ब्रिक वॉल, जैसे ये मैंने आपको दिखाया इस इमेज में, ये इस तरह से चारों तरफ से जो है बड़ी मोटी और मजबूत ब्रिक की वॉल से प्रोटेक्टेड थी, जिससे जो है फ्लड वगैरह के समय पर डॉकयार्ड टूटेगा नहीं और बचा रहेगा। डॉकयार्ड को बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, पक्की ईंटों का। ठीक है, और गल्फ ऑफ कैम्बे के साथ इसको कनेक्ट किया गया। राइट, चलिए तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, आप मुझे बताएंगे गल्फ ऑफ कैम्बे कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द रिमेन्स ऑफ स्टोन एंकर्स, मैराइन सेल्स एंड सील्स विच कैन बी ट्रेस्ड टू द पर्शियन गल्फ। ठीक है, हमें वहां से बहुत सारे जो है एंकर, सील्स, मैराइन सेल्स, ये सब चीजें मिलती हैं जो इस बात का सबूत है कि यहां से ये लोग ट्रेड किया करते थे। These along with the structure identified as a bear house strongly suggest that Lothal was a port with a dockyard। इस तरह का हमें अवशेष मिला है जो इस चीज का सबूत है कि ये लोग डॉकयार्ड इन्होंने बनाया था लोथल में और वहां से ये समुद्र की यात्रा किया करते थे। इट, अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉकयार्ड का मतलब वैसा ही है जैसे कि हम देखते हैं किसी जो बसेस आती है वो किसी बस अड्डे पे रुकती है। ठीक है, ट्रेन जो है किसी स्टेशन पे रुकती है, ऐसे ही शिप्स ओशियन से जो आती है वो किसी न किसी पोर्ट पर रुकती है, उसी को डॉकयार्ड कहा जाता है। The dockyard provides the following information. It indicates the existence of trade both internal and external। डॉकयार्ड इस चीज का सबूत देता है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉकयार्ड, तो आप ये आंसर में लिख सकते हैं।
इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और दूसरी इंपॉर्टेंस ये है, जो कि बहुत ही गजब की इंपॉर्टेंस है उस जमाने के लोगों की, वो है इट टेस्टिफाइज द हाइड्रोलिक नॉलेज ऑफ द हड़प्पन्स एज द बोट्स कुड डॉक एट लोथल। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर का या हाइड्रोलिक नॉलेज का मतलब क्या हुआ, वाटर के प्रेशर की हेल्प से। ठीक है, वाटर कब इसमें डॉकयार्ड में अंदर आ रहा है, कब बाहर जा रहा है, और उसी दौरान जो है शिप्स को अंदर बाहर किया जाता था। राइट, चलिए, तो इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग हमें मिली है टूटी फूटी हालत में, वो है ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेनरी। अब ग्रेनरी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एक इस तरह की बिल्डिंग मिली है जिसमें ये रूम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ग्रेनरी का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी पीछे की स्लाइड में जब पढ़ा रहा था तो बताया था, बाद में आपको बताएंगे, तो ये वो सही समय है जिस समय मैं आपको ग्रेनरी को समझाऊं। तो ग्रेनरी क्या है, एक वो बिल्डिंग थी जिसमें ग्रेन रखे जाते थे, यानी अनाज रखे जाते थे, तो ये अनाज गृह हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर तो वो अनाज को इकट्ठा करता था, संग्रहित करता था, और उस अनाज का इस्तेमाल कब करेंगे, जब कभी बाढ़ आएगी। ठीक है, तो जब कभी बाढ़ आएगी उस समय उस अनाज का इस्तेमाल किया जाता था। राइट, तो ये ग्रेनरी हमें कई जगहों से मिली है, एक जगह से नहीं कई जगहों से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। ठीक है, और ये जो ग्रेनरी जिसकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ग्रेनरी हमें हड़प्पा से मिली है। ये सब आपको याद रखना है, जिसमें 2 रोज हैं। 2 रोज का मतलब एक रो ये जा रही है और एक रो ये जा रही है। ठीक है, 2 रो है और 6 ग्रेनरीज हैं। जैसे अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके दोनों तरफ 6 ग्रीनरीज आपको इसमें दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो है इसमें वर्किंग फ्लोर्स भी है, और इसका इस्तेमाल क्या करते थे, ये क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म जो लिखा हुआ है, एक ऊंची से चबूतरा टाइप का बना दिया, और उसमें फसलों के प्लांट को पकड़ के जोर जोर से मारते हैं, तो ग्रेन्स जो है यानी अनाज के दाने, जैसे गेहूं जो है अपने प्लांट से तब अलग हो जाते हैं जब उसको जोर जोर से जो है फर्श पर पटकते हैं। पकी हुई फसल को जब पटकेंगे तो उसको हम कहते हैं सेपरेशन फ्रॉम दी हस्क। तो उस काम के लिए भी यहाँ पर हमें एक ऊंचा प्लेटफॉर्म मिला है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर अनाज को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इसके बाद देखिए, इट इज बिलीव दैट दीज फ्लोर्स वर मींट फॉर दी थ्रेसिंग ग्रेन्स, जो अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड बार्ले वर फाउंड इन दी सर्विसेज ऑफ दी फ्लोर्स। हमें कुछ अवशेष जो है व्हीट और बार्ले के अभी भी वहां पर जो छोटे छोटे जो है छेदते हैं, या छोटे छोटे नहीं दीवारों के बीच में जगह बन जाती है, वहां कहीं ना कहीं जो है फंसे हुए हमें इसके अवशेष आज भी प्राप्त हुए हैं। 2 रूम्ड बैरेक भी है, यानी कि 2 कमरों की बैरेक है, जो माना जाता है कि वहां पर जो काम करने वाले लोग होते होंगे उन लोगों के रहने का स्थान था। द लोकेशन ऑफ हड़प्पा नियर द रिवर रावी सजेस्ट दैट फूड ग्रेन वर ब्रॉट टू दिस प्लेस बाय बोट। अब क्योंकि ये ग्रेनरी जो है रिवर रावी के पास में है, तो इससे ये पता लगता है कि रावी नदी की ही मदद से ग्रेन्स को यहाँ तक लाया जाता होगा और यहाँ पे रखा जाता था, और फिर जहां जहां पहुंचाना होता था जरूरत पड़ने पर, वहां भी रिवर की मदद से पहुंचाया जाता था। इट वॉज बिल्ट ऑन द रेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे सिटाडेल की बात करें तो ये ऊंची जगह पे बनाया गया था ताकि बाढ़ से सुरक्षित रहे और किसी तरह के आक्रमण से भी सुरक्षित रहे। द ग्रेनरी हैड वेंटिलेशन, ताकि जो है क्रॉप सड़े ना, ग्रेन सड़े ना, तो प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह भी इस ग्रेनरी में रहा था। ठीक है, तो देखिए ये सब सोर्सेज जो है हमने यहाँ पे पढ़ी, और ये सब सोर्सेस हमें बता रही हैं कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पर लोगों ने कैसे कैसे करके प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभाली होंगी, जो आज भी मानते हुए ऐसे लगता है कि क्या आज से 5000 साल पहले ऐसा था, पर ऐसा था। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्क्रिप्ट। अगर हम मोटे शब्दों में बात करें तो स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। स्क्रिप्ट होती है लेखन शैली, ठीक है, वो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। तो हमें जो है सील्स पर, जैसे अभी पीछे जो है हमने पढ़ा था यूनिकॉर्न वाली सील, उस पर ये कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ये इन सभी सील्स पर जो है कुछ ना कुछ ये लिखा हुआ है, लेकिन ये हम समझ नहीं पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी तक हिस्टोरियंस जो है इस चीज को नहीं समझ पाए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं ये बर्ड्स, फिश और कुछ और वैरायटी फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन जो है वो यहाँ पर मिलते हैं हमें देखने के लिए। तो इस भाषा को जो है हम पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज का नाम देते हैं।
ठीक है, यानी कि अल्फाबेट की तरह इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पिक्चर बेस्ड है, तो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज का नाम दे रहे हैं। हमें लगभग अगर टोटल सिंबल की बात करें तो अब तक 375 से 400 के आसपास सिंबल्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। जो स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे मिलती है वो सील्स में है, कॉपर टूल्स में है, रिम्स ऑफ जार्स में है, कॉपर, टेरेकोटा टैबलेट, ज्वेलरी, इन सब चीजों में जो है हमें इनके कुछ अवशेष लिखे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, द स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन्स। हमें क्या क्या पता लगता है, ठीक है, स्क्रिप्ट के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन वाज नॉट अल्फाबेटिकल, जो मैंने भी आपको बताया, क्या बताया कि इस स्क्रिप्ट में कोई भी अल्फाबेट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे साइन हैं यहाँ पर। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है, जैसे अगर हम लिखना शुरू करें तो हम ऐसे करके लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, फिर लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, और हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो यहां से शुरू करते हैं, यहां खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये राइट से जो है लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है। तो एक तो चीज हमें इसके बारे में पता लगती है। दूसरी, इट इंडिकेट द इंग्रेवर माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम राइट एंड ही रेन आउट ऑफ स्पेस व्हेन ही रीच टू द लेफ्ट हैंड साइड। देन देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट दैट प्रोबेबली मेनी पीपल वर लिटरेट। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो ये है कि इतनी सारी अगर स्क्रिप्ट हमें मिल रही है, इसको हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मानना ही है ये स्क्रिप्ट है, इसका मतलब है इस जमाने में लोग पढ़े लिखे भी थे, तभी तो ये सब लिख पा रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमें यहाँ पे बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम एक पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्या क्या चीजें जानेंगे मैं आपको थोड़ा सा जो है हिंट दे देता हूं। तो हम ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, हम जो है सिविलाइजेशन का एरिया कितना है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो शहरों में मकान वगैरह बने थे उनकी प्लानिंग कैसी थी उसके बारे में, हाउसेस की डिजाइनिंग वगैरह उसके बारे में, और इनका ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। वेट मेजर्स हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये हमें कुछ खिलौने मिलते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट, ये मटके वगैरह आप देखें क्या बेहतरीन जो है डिजाइनिंग के साथ मिलते हैं। स्कल्पचर जो है कैसे बनाते थे, उनके ड्रेस और ऑर्नामेंट, उनके खेलने कूदने के बच्चों के खिलौने वगैरह जो हैं, ये सब चीजें जो है, और फिर अंत में जाके सिविलाइजेशन का डिक्लाइन भी होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जितने सवाल मैं पूछ रहा हूं या और भी आपको सवाल पूछने हैं तो आप अपने सवाल पूछिए और जवाब लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।